सो क्या इंपॉर्टेंस है पैरिटी की? पैरिटी इज़ नॉर्मली कंजर्व्ड इन इंटरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, और न्यूक्लियॉन्स में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। अब पहले आप ये देखें कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्या हैं। देखिए न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और प्रोटॉन्स पर जो पॉजिटिव चार्ज है, आप देखें कि अगर हम न्यूक्लियर डायमेंशन से बाहर की बात करें, मींस इस लेंथ स्केल से बाहर बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज को हमेशा रिपेल करता है। और आप क्या पढ़ते हैं कि ये कूलम इंटरेक्शन है, और कूलम लॉ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट यही अगर हम न्यूक्लियस की डायमेंशन में बात करें, तो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, और प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है, और प्रोटॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल है। और स्टेबल न्यूक्लियस से क्या बन रहा है, स्टेबल एटम है, और एटम की स्टेबिलिटी से मॉलिक्यूल और फर्दर मैटर है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम न्यूक्लियर रेंज की बात करें, न्यूक्लियर डायमेंशन की बात करें, तो न्यूक्लियर डायमेंशन के विद इन पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये जो इंटरेक्शन है इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में, ये जो फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, इन्हें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज बोलते हैं। जिस तरह अगर आप इस डायमेंशन से बाहर की बात करें, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, जिसे आप कूलम फोर्सेज बोलते हैं। तो जो फोर्स न्यूक्लियॉन्स के बीच में होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग फोर्सेज बोलते हैं। इसके बारे में आप फर्दर आगे भी स्टडी करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो यहाँ क्या बता रहे हैं कि पैरिटी क्या है। पैरिटी जहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इन न्यूक्लियॉन्स में, जो इंटरेक्शन है, वहाँ पैरिटी हमेशा कंजर्व होती है। अब ये कंजर्व होने का क्या मतलब है, आप देखिए कोई भी रिएक्शन तभी फिजिबल होती है अगर वहाँ कंजर्वेशन लॉ वैलिड हो। कंजर्वेशन लॉज मीन्स मास कंजर्व हो, चार्ज कंजर्व हो, एनर्जी कंजर्व हो। इसका क्या मतलब है, आपने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में जब पढ़ा था, तो आपने देखा था कि जब बेरिलियम पर हम हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल फॉल कराते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंगली कार्बन और क्या साथ में प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये कैसे पता लगा था, जब आपने इस पर कंजर्वेशन लॉ अप्लाई किए थे। तो यहाँ पर क्या था कि अगर हम यहाँ गामा रेडिएशंस को कंसीडर कर रहे थे, तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं थे, कि मीन्स जितना लेफ्ट हैंड साइड पर मास है, उतना राइट हैंड साइड पर भी होना चाहिए, और जितना लेफ्ट हैंड साइड पर चार्ज है, उतना राइट हैंड साइड पर भी होना चाहिए। इससे ये क्या है, दिस इज़ कंजर्वेशन लॉज। इसके कोरस्पॉन्डिंग वो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस मीन्स जहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ आप कंजर्वेशन लॉ स्टडी करते हैं, मीन्स मास, एनर्जी, मोमेंटम, स्पिन, और तो इसी के साथ साथ पैरिटी भी कंजर्व होनी चाहिए। अगर ये कंजर्वेशन लॉ वैलिड नहीं है, तो इट मीन्स वो रिएक्शन क्या है, फिजिबल नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल लें कि अगर नाइट्रोजन पर अल्फ़ा पार्टिकल फॉल कराए जाए, नाइट्रोजन 14 पर अल्फ़ा पार्टिकल फॉल कराए जाएँ, तो ऑक्सीजन का आइसोटोप मिलता है विद प्रोटॉन, मीन्स हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। तो ये देखने के लिए कि एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन को परफॉर्म करने से पहले अगर हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्रिएट करें और ये चेक करें कि क्या ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करने पर फिजिबल होगी या नहीं, तो हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करते हैं। मीन्स जितना मास लेफ्ट हैंड साइड पर है ऊपर है, उतना ही राइट हैंड साइड पर होना चाहिए। मीन्स मास कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, चार्ज कंजर्व होना चाहिए, स्पिन कंजर्व होनी चाहिए, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले भी, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो न्यूक्लियर फोर्सेस जहाँ इन्वॉल्व हों, वहाँ पैरिटी भी कंजर्व होनी चाहिए। मीन्स जितनी पैरिटी लेफ्ट हैंड साइड पर है, उतनी पैरिटी राइट हैंड साइड पर भी होनी चाहिए। तो अगर पैरिटी कंजर्व नहीं है, जहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इट मीन्स वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। और अगर पैरिटी भी कंजर्व है, इट मीन्स वो रिएक्शन फिजिबल होगी। तो जब आप स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में न्यूक्लियर रिएक्शंस की फिजिबिलिटी चेक करते हैं, तो आप कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज चेक करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, एंड ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो पैरिटी की क्या इंपॉर्टेंस है ये चेक करने के लिए कि रिएक्शंस फिजिबल होंगी या नहीं होंगी। इट मीन्स क्या हुआ कि जितनी पैरिटी लेफ्ट हैंड साइड पर है, टोटल पैरिटी क्या है, इंट्रिंसिक पैरिटी प्लस पैरिटी ऑफ मोशन ऑफ
पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू जो भी आप सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, उसकी टोटल पैरिटी होगी। तो टोटल पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए, मींस जितनी पैरिटी बिफोर रिएक्शन है उतनी ही पैरिटी आफ्टर रिएक्शन भी होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल देखें कि न्यूक्लियस जो है डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, रेस्ट पर नहीं है, मूव कर रहे हैं। तो इस तरह जैसे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट हो और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे ट्रांजिशन करता है तो फोटोन्स एमिट करता है, और ये फोटोन्स किस रेंज में लाई करते हैं, यूवी या विजिबल रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। इसी तरह ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की बात हो रही है। इसी तरह न्यूक्लियॉन्स भी न्यूक्लियस में रेस्ट में नहीं है, तो उनकी भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और न्यूक्लियस डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स में प्रेजेंट है। और जब ये न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है और ये जब ग्राउंड स्टेट पर ट्रांजिशन करता है, तो ये भी क्या करता है, फोटोन एमिट करता है। डिफरेंस क्या है कि अब ये जो एमिटेड फोटोन है, ये फोटोन गामा फोटोन्स होते हैं, मींस हाई एनर्जी फोटोन्स होते हैं। तो अब ये देखने के लिए कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं, तो हम वहाँ पैरिटी की कंजर्वेशन भी चेक करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें कि सपोज कि कोई न्यूक्लियस हाइयर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है, तो जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो गामा रेडिएशंस एमिट करेगा। वन मोर थिंग कि अगर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है और उसके पास कोई पैरिटी है और वो क्या कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो इस स्टेट में पैरिटी इस स्टेट से डिफरेंट हो सकती है। मीन्स सपोज अगर यहाँ उसकी इवन पैरिटी है तो यहाँ ओड पैरिटी हो सकती है, बट टोटल रिएक्शन की पैरिटी हमेशा कंजर्व होनी चाहिए। आप देखें जैसे कि यहाँ न्यूक्लियस क्या है, एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है और इसकी पैरिटी क्या है, इवन पैरिटी है, और जब ये लोअर स्टेट में आएगा तो फोटोन एमिट करेगा, मीन्स गामा रेडिएशन से एमिट करेगा। और फोटोन्स की पैरिटी क्या है, एक्सपेरिमेंटली हमने पहले भी बताई है कि फोटोन्स की इंट्रिंसिक पैरिटी क्या होती है, ओड पैरिटी होती है। तो इसकी क्या है, ओड पैरिटी। जब ये न्यूक्लियस ट्रांजिशन करेगा तो ये लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो अब इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर पैरिटी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। मींस अगर यहाँ इवन पैरिटी है तो यहाँ पर भी टोटल इवन पैरिटी होनी चाहिए। मींस अगर ये ओड पैरिटी है तो ये क्या होगी, ओड पैरिटी, और नेट पैरिटी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड पे इवन पैरिटी हो जाएगी। इट मीन्स ये रिएक्शन फिजिबल होगी अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर पैरिटी कंजर्व होगी। आप इसके कोरस्पॉन्डिंग आप ये इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। आप देखें कि अगर लिथियम को 7.3 पर प्रोटॉन स्ट्राइक किया जाए तो ये क्या करता है, हाई एनर्जी प्रोटॉन इससे स्ट्राइक किया जाए तो लिथियम क्या होता है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और प्रोटॉन एमिट करते हैं विद लेस एनर्जी। यहाँ प्रोटॉन की हाई एनर्जी है, ये अपनी एनर्जी किसको दे देती है, लिथियम को देती है, और लिथियम अब क्या है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और प्रोटॉन एमिट करता है। आप यहाँ देखें कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है, मींस ये रिएक्शन फिजिबल है। अब यहाँ पैरिटी भी चेक करेंगे। अब देखें जब ये लिथियम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या एमिट करेगा, ये ग्राउंड स्टेट पर आएगा और गामा फोटोन से एमिट करेगा। तो अब यहाँ जो इसकी पैरिटी है कोरोस्पॉन्डिंगली इस साइड भी पैरिटी सेम होनी चाहिए। मींस बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन पैरिटी हमेशा कंजर्व होनी चाहिए। अगर यहाँ इसकी गामा फोटोन की जगह अगर हम कोई और रिएक्शन कंसीडर करते कि यहाँ गामा फोटोन की पैरिटी क्या है, ओड पैरिटी है, तो इट मीन्स क्या होगा कि इसकी पैरिटी इवन होगी और इसकी ओड। मीन्स अब क्या है, यहाँ देखें इस रिएक्शन में कि बिफोर रिएक्शन न्यूक्लियस की पैरिटी इवन थी, बट आफ्टर रिएक्शन न्यूक्लियस की पैरिटी क्या है, ओड। मीन्स रिएक्शन जहाँ फोटोन्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ न्यूक्लियस की पैरिटी चेंज हो जाती है। तो पैरिटी से हमें की कंजर्वेशन से हमें क्या पता लगता है कि वो रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। तो क्या इंपॉर्टेंस है पैरिटी की, इंपॉर्टेंस ये है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि वो रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ से देखें कि कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी में सिलेक्शन रूल भी है कि कौन सी रिएक्शन में बिफोर और आफ्टर न्यूक्लियस की पैरिटी चेंज होगी या नहीं होगी। कहते हैं जहाँ फोटोन्स या क्वांटा पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे जिनकी ओड पैरिटी है, या तो वो फोटोन्स एमिट हों या एब्जॉर्ब हों, तो हमेशा न्यूक्लियस की पैरिटी में चेंज आएगा। जैसे कि आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, इस रिएक्शन में भी क्या है,
फोटोन इन्वॉल्व है, और फोटोन इन्वॉल्व है तो फोटोन यहाँ एमिट हो रहे हैं, तो जहाँ फोटोन एमिट होंगे तो न्यूक्लियस की पैरिटी चेंज होगी, मींस इवन से ओड हो गई। तो कहते हैं अगर यही फोटोन अगर एब्जॉर्ब होता तो यहाँ न्यूक्लियस की पैरिटी क्या होती, ओड, और ओड से क्या हो जाती, इवन। तो वो क्या क्या मीनिंग है इसका कि न्यूक्लियस की पैरिटी हमेशा चेंज होगी इवन टू ओड या ओड टू इवन, जहाँ पर फोटोन या तो एमिट होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा। और जहाँ पैरिटी में कोई चेंज नहीं है, मीन नहीं चेंज हो रहा, इट मीन्स उसकी पैरिटी जितनी पहले थी उतनी पैरिटी बाद में है, इट मीन्स न्यूक्लियस की पैरिटी क्या होगी, सेम पैरिटी होगी। तो हम यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन में जहाँ फोटोन्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर भी पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए। इट मीन्स जहाँ न्यूक्लियर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, और यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, उन दोनों केसेस में पैरिटी हमेशा कंजर्व होनी चाहिए। तो पैरिटी की कंजर्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि वो रिएक्शंस फिजिबल होंगी या नहीं होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरिटी।